नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आपने देखा कि किस तरीके से ट्रंप ने मोदी जी को अपमानित किया। मोदी जी अब उनके शपथ ग्रहण में नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका क्या संकेत देगा भारत को? और इससे भी बड़ा सवाल जो इस समय उठ रहा है कि कई विश्व के हिस्सों से, चाहे वो रशिया हो, चाहे गल्फ एरियाज हो, चाहे चाइना हो, चाहे खुद अंदरूनी जो हमारी राजनीति क्यों ना हो, अब मोदी जी के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं ग्लोबल लेवल पर? क्या मोदी जी वाकई में अब पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक जो टॉल लीडर की श्रेणी में क्या वो डाल सकते हैं? जिस तरीके की चुनौतियां अब खड़ी हुई हैं, और खासकर अमेरिका के इस संकेत के बाद चर्चा यही शुरू हो गई है कि जो मोदी जी की चुनौतियां हैं, जो उनकी विदेश नीति है, जो उनका जो स्टैंडिंग है, जो ग्लोबल स्टैंडिंग है, वो उसमें क्या क्या चुनौतियां आएंगी, आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस समय इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट और डिप्लोमेट रह चुके प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा है। पाशा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि ट्रंप ने जो संकेत दिए हैं कि भाई मोदी जी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी जगह एस जयशंकर जाएंगे, और कुछ बड़े संकेत अमेरिका दे रहा है। क्या वो संकेत हैं, और क्या ये कहना सही होगा कि जो विदेश नीति को लेकर या जो मोदी जी की ग्लोबल स्टैंडिंग है, अब उसको लेकर चुनौतियां बहुत ज्यादा खड़ी हो गई हैं सामने? जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और हमें इसमें संजीदगी से सोचना होगा कि क्या-क्या चैलेंजेस हैं, क्या-क्या चुनौती हैं। सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक चैलेंज मेरे ख्याल से अमेरिका की तरफ से है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले 35 सालों से, जब से ये शीतल जंग खत्म हुई और सोवियत यूनियन का विभाजन हुआ, तो हम पूरे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से लेके अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह और दूसरे प्रधानमंत्री भारत के प्रयास में लगे हुए थे कि अमेरिका से सबसे अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए और हर मुमकिन कोशिश की उन्होंने। लेकिन हमें लगता है कि अमेरिका का वन पॉइंट एजेंडा है और वो ये है कि अपने स्टेटस को, अपना पावर और इन्फ्लुएंस और दबदबा बनाए रखना है किसी भी तरह। चाहे वो दोस्तों को निचोड़ना है, दोस्तों को धमकी देना है, या दोस्तों के खिलाफ बगावत करके उनका तख्ता पलटना है, किसी भी स्ट्रैटेजी को वो अपनाएंगे। और हम देख रहे हैं कि चाहे वो बराक ओबामा हो या जॉर्ज बुश हो या ट्रंप हो या बाइडेन हो, मुझे एक कंसिस्टेंट पैटर्न नजर आ रहा है, एक ही सीधी लकीर नजर आ रही है, और वो है कि भारत को किसी न किसी तरह अमेरिका के पंजे में लाया जाए, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में लाया जाए और भारत को किसी भी तरह मना के उनकी तरह, जर्मनी की तरह या ब्रिटेन की तरह या दूसरे अन्य देश, साउथ कोरिया, जापान है, उनकी तरह इस्तेमाल करके उनका एजेंडा जो है बढ़ाया जाए। चाहे वो चीन को कंट्रोल करना हो या रशिया को कंट्रोल करना हो और दूसरे अन्य मामले, आर्थिक मामले में करना हो। तो हम इसको देखते आ रहे हैं कि ये जो नीति है जो चली आ रही है, ये डीप स्टेट है। ये आपके व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि डीप स्टेट क्या होता है। इस दो शब्दों में मैं बताता हूँ। ये जो है डीप स्टेट, इसके 4 या 5 स्ट्रक्चर्स हैं महत्वपूर्ण। एक तो CIA है जो कि सुपर स्ट्रक्चर है, सभी प्रेसिडेंट्स उनकी बात बाकायदा मानते आ रहे हैं। दूसरा है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो आर्म्स लॉबी हैं, जो हथियार मैन्युफैक्चर करते हैं। और तीसरा है एकेडमिक मीडिया कॉम्प्लेक्स, जो कि लगातार इसमें जुड़ा हुआ है। उसके बाद वॉल स्ट्रीट है, स्टॉक मार्केट है और दूसरे अन्य स्ट्रक्चर्स हैं, और इनका एजेंडा होता है मोस्टली मॉनेटरी, फाइनेंशियल रिटर्न्स। तो ये 4-5 स्ट्रक्चर्स जो हैं अमेरिका को चलाते आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी प्रेसिडेंट हो, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो। और वो जान चुके हैं कि चाइना जो है बहुत बड़े पैमाने पे उभर के
खतरा अमेरिका को दे रहा है, चाहे वो मिलिट्री हो या फाइनेंशियल हो या एआई सेक्टर में हो या टेक्नोलॉजी में हो। तो वो अब उनका एजेंडा था, पिछले 2-3 सालों से बहुत प्रयास कर रहे थे यूक्रेन के ज़रिए रशिया को कमज़ोर करने की। लेकिन उल्टा देना पड़ा, रशिया और चीन इकट्ठे हो गए। तो हम देखते आ रहे हैं कि अमेरिका जो है एक के बाद भारत पे दबाव बढ़ा रहा है, चाहे वो बायलैटरल लेवल पे हो, मल्टीलैटरल लेवल पे हो या पड़ोसी देश जो हमारे एक-एक करके हमारे वर्चुअली दुश्मन बन जा रहे हैं, चाहे बांग्लादेश हो या हमें लगातार कोशिश करने हो रहा है और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। हालाँकि हम अमेरिका का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, लेकिन हमें उल्टा वहाँ से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो हमें ये सोचना होगा कि अमेरिका हमारा रियल असल में दोस्त है या कुछ और करना चाहता है, जो कि वो पिछले 50 सालों से आपने पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए करते आ रहे हैं वो। प्रोफेसर पाशा, आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही कि अब हिंदुस्तान पे भी ऐसा लग रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वैश्विक तौर पर क्या जो ताकतें हैं वो कुछ उनका अलाइनमेंट इस तरीके से हो रहा है कि मोदी जी को आइसोलेट किया जाए, भारत को ना आइसोलेट किया जाए, बल्कि मोदी जी को आइसोलेट करने की एक पहल दिख रही है? क्योंकि भारत तो इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसका स्टेक है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश भारत को इस तरीके से नजरअंदाज कर पाएगा। तो क्या अब जो कोशिशें हैं जो वैश्विक ताकतों की, वो अब मोदी जी को दरकिनारे करना, या एक बहुत ही कैंडिड लैंग्वेज में अंग्रेजी में कहूं, सो हैव दे डिसाइडेड टू डंप मोदी? जी, मुझे लगता है कि यही है उनकी नीति, क्योंकि वो पहचान गए हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के जो पोस्ट है, उसको बरकरार रखने के लिए बहुत सारे ऐसे चीजें कर रहे हैं और वो पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ती जा रही है, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी। और उनको कोई हरा नहीं सकता फिलहाल, जो कि कोशिशें बहुत हुई इंटरनली और एक्सटर्नली भी। तो वो आइडेंटिफ़ाई कर चुके हैं कि ये जैसा पॉइंट मैन होता है, जैसा तुर्की में एर्दोगान को आइडेंटिफ़ाई करके उनका तख्ता पलटने की कोशिश करे और दूसरे अन्य जैसा मदुरो वेनेजुएला में है, उनको टारगेट करके $25 मिलियन का बाउंटी रखे उनके सिर पे, जो भी पकड़ के उनको देता है सीआईए को $25 मिलियन देंगे बोल को। तो एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफ़ाई कर लिए हैं कि ये बहुत मशहूर हैं और ये जो नीति अपना रहे हैं वो बहुत खतरनाक है अमेरिका के लिहाज से। तो वो उनको आइसोलेट करके उनको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, चाहे वो इंटरनली हो या नहीं तो रीजनली हो या ग्लोबली हो। आप ये कह रहे हैं कि चाहे वो रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, क्या अमेरिका ही इन सारे देशों पर अब दबाव डालेगा कि मोदी जी को दरकिनारे किया जाए या मोदी जी को बिल्कुल डंप कर दिया जाए? देखिए ये सिस्टमैटिक कैंपेन तो शुरू हो गया है, जैसा हिंडनबर्ग रिपोर्ट से हुआ। तो पहले अदानी और मोदी के बीच में दरार करने की कोशिश करे और अदानी और मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हुआ बांग्लादेश से, श्रीलंका से लेके इजराइल से लेके, तो ये डोमेस्टिकली हुआ। तो अमेरिका कनाडा के थ्रू, आप जानती हैं कि कनाडा अपने आप कुछ नहीं कर सकता। खालिस्तान के इश्यू पे अमेरिका दबाव डाल के ये नज्जार का मामला उठ खड़ा किया और 4-5 साल पहले आपको पता होगा यूएस सेनेट ने खालिस्तान के हक में वोट दिया और बहुत सारे ऐसे काम किए अमेरिका खालिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, जब पंजाब में मिलिटेंसी थी, तो वो असफल रहा हमारी कामयाबी की वजह से। तो अमेरिका डायरेक्टली नहीं कर रहा है, कनाडा के थ्रू कर रहा है, जर्मनी के थ्रू कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के थ्रू कर रहा है, ब्रिटेन के थ्रू भी करता है। तो इन सबको जो अलाइज हैं अमेरिका के G7 में, तो सबको इस्तेमाल करके भारत पे और खास तौर पर मोदी को निशाना बना के वो आइसोलेट करना चाहते हैं, डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं और धीरे-धीरे डोमेस्टिक इश्यू भी तैयार करना चाहते हैं।
लेकिन गल्फ कंट्रीज है, उनका भी क्या असर आप पड़ता हुआ देख रहे हैं? क्या वो भी अमेरिका के कहने पर आकर और मोदी जी को आइसोलेट कर देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये देखिए, जो विदेश नीति भारत ने अपनाई है, सारे नेबर्स के साथ हमारे रिश्ते खराब हो गए हैं। यहाँ तक कि अब जो बड़े देश हैं, जिनको मोदी जी ढोल बजा बजा कर कह रहे थे कि देखिए हमारी कितनी बड़ी दोस्ती है अमेरिका से, आज वो दोस्ती सबके सामने आ गई। साबित हो गई कि ट्रंप उनको दोस्त नहीं समझते, क्योंकि अगर दोस्त समझते तो फिर उनको बुलाया भी जाता। तो ऐसे में जो चुनौतियां हैं, अब वो मोदी जी इसको हैंडल कैसे करेंगे? क्या कर भी पाएंगे? अगर सारी वैश्विक ताकतें, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे फिर अमेरिका क्यों ना हो, अगर इन सब ने मिलकर मोदी जी को अलग थलग करने के लिए ठान लिया है, तो फिर ऐसे में मोदी करेंगे क्या? क्या कंट्रोल करेंगे? विल ही स्टेप डाउन? और क्या करेंगे? क्या पॉसिबिलिटी आप बनती हुई देखते हैं? नहीं, आपने जो सवाल पहले उठाया खाड़ी के देशों के बारे में, मैं उस पर खास टिप्पणी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नवंबर तक 6 महीने अमेरिका और कनाडा में रहा। कुछ पर्सनल रीजन से हमारी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं तकरीबन 24 स्टेट्स और 2 स्टेट्स कनाडा में ट्रैवल किया। कैलिफोर्निया से लेके न्यूयॉर्क और ओमाहा और मिनेसोटा से लेके टेक्सास तक। तो सभी जगह मेरा प्रयास ये रहा है कि कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में सेमिनार में जाके अटेंड करें। तो एक दो में मुझे हैरानी हुई कि कुछ लोग वहां जानते थे और मुझे टिप्पणी करने के लिए कहा कि आप बताइए, आप गल्फ के स्पेशलिस्ट हैं, भारत के साथ भारत जो खाड़ी के देशों के साथ इतने गहरे संबंध कैसे बनाया है? हालांकि ये मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश हैं और मुसलमानों पे इतना प्रेशर पड़ रहा है भारत में, फिर भी सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई इनको कुवैत भी बड़ा सा बड़ा अवार्ड दे रहा है। आप ये कैसा एक्सप्लेन करते हैं? तो दूसरे स्टेट्स में भी काफी सेमिनार्स, लेक्चर्स हुए जो कि एंटी इंडिया और एंटी मोदी भी थे। मुझे हैरानी हुई और मैं जेएनयू हेल्थ सेंटर के काम से मैं गया, तो मेन गेट पे एक सेमिनार का बैनर था। तो उसमें ये था कि हाउ यूएस अमेरिकन यूनिवर्सिटीज आर प्रोमोटिंग एंटी इंडिया फीलिंग्स बोल के मुझे हैरानी हुई कि ये जो हो रहा है हमारे मोदी सरकार के प्रयास के बावजूद, कि अमेरिका में इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है और जहां भी जाते थे वो डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे। तो इससे पता चल रहा है कि जो खाड़ी के देशों से हमारे गहरे संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है, तो वो उसको समझने में वो कुछ दिक्कत आ रही है। अब असल बात में ये है कि अब ईरान उनके निशाने पे है। 6 अरब देशों पे उन्होंने हमला करके तख्ता पलट दिया। अब ईरान बचा है जो कि नॉन अरब है और वो कुछ ना कुछ करेंगे अब कुछ इसी ट्रंप के दौरान। और आप जानते होंगे कि ईरान की धमकी है कि अगर अमेरिका शामिल होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ये खाड़ी के देशों पे ईरान का हमला होगा, चाहे वो कुवैत हो या इराक हो या बहरीन हो या कतार हो या यूएई, ओमान है, जहां पूरे खाड़ी के देशों में अमेरिका के अड्डे हैं, अमेरिका की नेवी है, अमेरिका के सोल्जर्स हैं। अगर वहां ईरान एक या दो देशों पे भी रिटालिएशन करता है, जवाबी हमला करता है, अगर उसकी न्यूक्लियर साइट्स पे हमला होता है, तो भारतीयों पे क्या असर होगा आप जानती हैं, जहां 9 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा जो है, तेल की कीमतें फौरन बढ़ जाएंगी, जिससे हमारे इकोनॉमी पे काफी असर होगा और गैस भी हम कतार से ही ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं, तो गैस ऑयल की कीमतें बढ़ जाएंगी। अब देखिए, डॉलर 86 रुपीस को पार कर गया है। डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है और क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि तनाव बढ़ता जा रहा है कि ईरान पे हमला होने वाला है बोल के। हालांकि फेडरल रिजर्व भी वो रिव्यू कर रहे हैं इंटरेस्ट के बारे में। तो अगर खाड़ी पे हमला होता है, खाड़ी के देशों पे असर क्या होता है, भारत पे बहुत गहरा असर होगा। तो ये जाहिर है कि हम
जो प्रयास कर रहे हैं हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए, कुछ ना कुछ अमेरिका की तरफ से चैलेंज आता है और हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और तीसरी बात यह है, अमेरिका और खाड़ी के देशों के बाद रूस के साथ भी उन्होंने इतना प्रेशर डाला हमारे ऊपर, भारत के ऊपर, मोदी सरकार के खास तौर पे, कि नरेंद्र मोदी पे मजबूर करे कि आप यूक्रेन जाइए, ज़ेलेंस्की के मिलिए और वहाँ करिए कि ये जो कर रहा है रूस ठीक नहीं कर रहा है बोल के स्टेटमेंट देना पड़ा, जो कि वो नहीं देना चाहते थे शायद। तो उनका मकसद कामयाब नहीं हुआ यूक्रेन में और हम लगातार बहुत दिनों तक, सालों तक तेल निर्यात करते रहे और डिफेंस इक्विपमेंट हम किसी हालत में भी रोक नहीं सकते रशिया से इंपोर्ट करने की। तो जब पुतिन ने काज़ान में ब्रिक्स समिट में मीडिएट करके भारत और चीन पे मुआहदा किया, तो आप देखते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सब बड़े-बड़े अखबार चौंक गए कि ये चमत्कार कैसा हो गया? ये नरेंद्र मोदी किस प्रेशर में आके ये एग्रीमेंट कर लिए, जो कि तनाव वो बढ़ाना चाहते थे, देखना चाहते थे भारत और चीन में और बड़ी बॉर्डर स्किर्मिशेस होंगे वगैरह। और जिस तरीके से वो चौंक गए, हमें पता चलता है कि वो एग्रीमेंट इंडिया और चाइना का जो हुआ वो खुश नहीं थे। तो तीसरी बात ये है कि हमारा बॉर्डर 5000 किलोमीटर का है चीन के साथ। हम जो नेबर्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनको बदल तो नहीं सकते। तो हमें चीन के साथ मिल-जुल के रहना है और जो इंडो पैसिफिक अमेरिका की स्ट्रैटेजी है, तो वो हमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। हालाँकि हम पैसिफिक पावर ओशन के पावर नहीं है। हमारा कोई पैसिफिक ओशन से डायरेक्टली लेना-देना नहीं है, हम इंडियन ओशन पावर हैं। लेकिन अमेरिका हमें खींचना चाहता है चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक पिवोट के थ्रू और अ, जो चीन से हम तिजारत कर रहे हैं $100 बिलियन से डॉलर से ज़्यादा, उसपे काफ़ी टिप्पणी हुई है कि आप इसको कम करिए, निर्यात कम करिए बोल के। तो लगातार रूस और चीन को लेके भारत पे और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी पे वो टारगेट कर रहे हैं कि ये सिंगल माइंडेड पर्सन है, जो कि भारत को ताकतवर बनाना चाहते हैं। भारत की फॉरेन पॉलिसी नीति को इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दे रहे हैं और वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है 100%। हालाँकि हम 50% या 60% उनकी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं है। वो 100% उनके पीछे और उनकी अपलॉड करें और उनको सपोर्ट करें, वो चाहते हैं, जो कि हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम चीन से भी दोस्ती रखना चाहते हैं, रूस से भी दोस्ती रखना चाहते हैं, ईरान से भी और खाड़ी देशों के साथ भी, क्योंकि हमारा हित बहुत गहराई से इन देशों के साथ जुड़े हुए हैं और हम कोई छोटा-मोटा देश नहीं है, जो कि हम के दबाव में आके करेंगे। लेकिन प्रोफेसर पाशा, आप डोमेस्टिकली भी जो विदेश नीति की बहुत आलोचना हो रही है कि मोदी जी को जिस तरीके से विदेश नीति हैंडल करनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। अब क्या करना चाहिए डोमेस्टिकली कि मोदी जी को विश्व के बाकी देश भी ना आइसोलेट करें और ना ही हमारे देश का विपक्ष उनको आइसोलेट करे? अब मोदी जी ये कॉन्फिडेंस कैसे इंस्पायर करेंगे? क्योंकि डोमेस्टिकली भी जहां तक फॉरेन पॉलिसी का अप्रोच है भारत की सरकार का, उसको लेकर बहुत बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि ना ही विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है और मोदी जी और शाह साहब तो खैर बिल्कुल ही, और इंक्लूडिंग एस जयशंकर, वो कभी भी नहीं सोचते कि हर चीज में हम विपक्ष को शामिल करें। तो क्या अब ये समय आ गया है कि अगर विश्व के बाकी देश उनको आइसोलेट कर रहे हैं तो कम से कम अपने देश के विपक्ष का सपोर्ट तो मोदी जी ले? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम सवाल आपने उठाया है, क्योंकि जो खतरा भारत को है या एनडीए सरकार को है, वो बहुत ही गहरा है और जिस तरीके से हमें अंडरमाइन किया जा रहा है, ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है
और जो कई दिशों तक फॉरेन पॉलिसी पे जो कंसेंसस था, मेरी हिंदी बहुत कमजोर है, कंसेंसस के लिए मुझे शब्द अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आम सहमति थी सभी विपक्षी दल और रूलिंग पार्टी में। तो वो मेरे ख्याल से कुछ कमजोर हो गया है पिछले 8-10 सालों से, क्योंकि जो जो विक्ट्री हुई, जिस मार्जिन से बीजेपी और एनडीए पार्लियामेंट में अपनी स्ट्रेंथ बताते थे, तो उन्हें लगता था कि विपक्ष को उसके साथ बातचीत करना या कंसल्टेशन करना जरूरी नहीं है। लेकिन पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जैसा कि आपको पता है, जो नंबर्स एमपीस एनडीए या बीजेपी चाहते थे उनको नहीं मिले, और ये कोलिशन गवर्नमेंट है बेसिकली विद द सपोर्ट ऑफ नीतीश पार्टी और तेलुगु देशम, जो कि बहुत अहम है। तो अपोजिशन को भी लेके मेरे ख्याल से कंसेंसस बनाना चाहिए कि ये जो हमारे हमारी फॉरेन पॉलिसी को जो चैलेंज है, इसको कैसे फेस किया जाए, इस पे पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए कि हम लगातार प्रयास करते आ रहे हैं अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात करने के, और हमें रूस के साथ ताल्लुकात बनाए रखना है, और चीन से भी हम अच्छी पड़ोसी की तरह मिल के रहना है। हालांकि चीन हमारा दुश्मन है, हमारी जमीन को कब्जा किया है, और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और एंटी इंडिया फोर्सेस को भी सपोर्ट करता है, चाहे वो नेबरिंग कंट्रीज में हो या इनडायरेक्टली हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम अपना पड़ोसी बदल नहीं सकते, और चीन जो भी करता है मेरे ख्याल में वो देख रहा है कि हम किस तरफ झुक रहे हैं, न्यूट्रल रहेंगे, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करेंगे, या अमेरिका के दबाव में आके उनकी तरफ झुकेंगे बोल के। तो अभी उन्होंने फाइनल निर्णय नहीं लिया है कि भारत के साथ किस नीति के साथ आगे चलना है। हमें बताना है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, और अमेरिका के दबाव में या किसी और देश के दबाव में एंटी चाइना पॉलिसी इख्तियार नहीं करेंगे बोल के। तो ये डोमेस्टिक कंसेंसस बहुत ही अहम है, क्योंकि हम बहुत खतरनाक मरहले से गुजर रहे हैं। हमारे हमारे जो डेवलपमेंटल गोल्स है, जो पॉवर्टी में 500 मिलियन से लोग हैं, उनको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं सभी गवर्नमेंट, चाहे वो मनमोहन सिंह हो या एनडीए हो। ये बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है भारत के सरकार के सामने। गांव को बिजली पहुंचाना, और फूड सिक्योरिटी, और हेल्थ सेक्टर में वगैरह वगैरह सब। तो जो चीन 30 सालों में किया, हम उससे भी जल्दी करना चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो हमारे पास 25-30 साल ज्यादा से ज्यादा हैं, जिसमें हमारे बच्चों को, चिल्ड्रंस को एजुकेशन प्रयास करना है, पीस चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। और अगर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स नेगेटिव होते हैं, जैसा कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट को मैनिपुलेट करना, क्रूड ऑयल प्राइसेस का ऊपर जाना, तो क्योंकि हम 80 से ज्यादा प्रतिशत ऑयल और गैस निर्यात करते हैं, उस पर असर होगा। तो इसीलिए हमें डोमेस्टिक कंसेंसस बनाए रखना बहुत ही अहम है। और मैं बार बार दोहराता रहा हूं कि जो 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 डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है नरेंद्र मोदी का, जो लोग कहते हैं, उसको थोड़ा नरम करके आप जो अपोजिशन लीडर्स हैं, पार्टीज हैं, उनके साथ मिलजुल बैठ के ये बताइए कि ये चैलेंजेस हैं, हमें आपके भी आइडियाज सुनना है, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर बैठ के समझते थे कि मैं सबसे बड़ा चाणक्य हूं, और मैं सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूंगा, और मेरी टीम सब बेहतर है, पूरे भारत में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकती है, वो असफल रह गई है। क्योंकि जो जिस तरीके से हमारे चैलेंजेस बढ़ते आ रहे हैं,
तो हमें क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहिए कि दूसरे जो माइंड्स हैं उनको भी लेके अल्टरनेटिव ओपिनियन लेके आगे चलना है। ये नहीं कि हम पूरे विजडम और चालाकी चाणक्य कि हमारे ही दिमाग में है, हम जो चाहते हैं बिल्कुल, वही करते हैं बोल के वो डिक्टेटर्स करते हैं, चाहे वो एर्दोगान हो या मदुरो हो या पुतिन हो या शी जिनपिंग हो। तो हम डेमोक्रेसी हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसमें रेस्पेक्ट होना चाहिए और दूसरे व्यूज को भी वेलकम करके हमें उनके साथ लेके चलना है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन प्रोफेसर पाशा, अब 1-2 सवाल बस, उसके बाद फिर वाइंड अप करूँगी इंटरव्यू कि जो मोदी की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है, वैश्विक लेवल पर जो उनका स्टैचर है, उनका जो स्तर है या फिर कद बोले कि उनका जो कद है, क्या वो अब बिल्कुल कम हो गया है? और आपने शुरू में ही कहा कि अब अमेरिका और बाकी देश अब मोदी जी को अलग-थलग करने में लग गए हैं। तो क्या अब हम ये माने कि जो मोदी जी जिस सीना चौड़ा करके और जिस तरीके से वो बात करते थे, क्या वो विश्व के बाकी बड़े देशों की नजरों में अब क्या वो कम अपने आप को मतलब उनको कम आंका जाएगा, हल्का नेता माना जाएगा? देखिए, कोई भी नेता, कोई भी देश का नेता जो है, वो सिर्फ अकेला मशहूर नहीं होता। उसके पीछे जो जनता होती है वो बहुत बड़ा होता है। उसको लेजिटिमेसी कहते हैं, पॉपुलैरिटी कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। तो अ, माफ कीजिए। तो जो पूरी दुनिया में, विश्व में जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को जो टॉल लीडर की हैसियत से जो देखते हैं, वो भारत की नजर से देखते हैं। भारत कितना बड़ा देश है, कितना महान देश है, कितना सिविलाइज्ड देश है, उसकी इकोनॉमी क्या है, उसकी ताकत क्या है, वहाँ पढ़े लिखे लोग कितने हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब मिला के भारत होता है और नरेंद्र मोदी इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा अब आईटी में हम लीडर हैं, ऐसे ही लीडर नहीं बने तो जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उस बलबूते पे हम आगे बढ़े हैं एक सेक्टर में। अगर हम न्यूक्लियर पावर बने हैं तो हमारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है, जिससे हम स्पेस में न्यूक्लियर पावर बने हैं, मिलिट्री पावर बने हैं और सेल्फ रिलायंस से, मिक्स्ड इकोनॉमी से हम बलबूते पे पूरी दुनिया हमें टेक्नोलॉजी डिनाई कर रही थी, लेकिन हमारे साइंटिस्ट, हमारे वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स ने करके दिखाया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे स्पेस में हो, न्यूक्लियर में हो, एजुकेशन में हो, इंजीनियरिंग में हो, मिलिट्री में हो, सिविलियन में हो। तो नरेंद्र मोदी जो है, अगर वो दुनिया में उनकी मशहूरियत, पॉपुलैरिटी बढ़ी है, तो वो भारत के पूरे बैकग्राउंड को देखते हैं। भारत कैसे उभर के निकल रहा है और डेमोक्रेसी के साथ लेके कैसा चल रहा है। तो हमारी हमारी जो ताकत है वो हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन है, कल्चर है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है, मिलिट्री कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और हम आगे चल के जो डेमोग्राफिक कैपेबिलिटी है उसको लेके हम क्या बन सकते हैं। पूरी दुनिया में पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज की लार्जेस्ट स्पीकिंग पॉपुलेशन भारत में है और लार्जेस्ट नंबर ऑफ आईटी स्पेशलिस्ट भारत में है। आईटी कंपनीज जो हैं भारत में है। पूरी दुनिया में अमेरिका से भी लेके आईटी के स्पेशलिस्ट इंडिया से हैं और इसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी का जो है स्टेचर बड़ा है और उसको जो है निशाना बनाना चाहते हैं अमेरिका, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, डीप स्टेट का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह भारत को अपने शिकंजे में लेके आए और चीन के खिलाफ, रूस के खिलाफ उठा के इस्तेमाल करें। चूंकि नरेंद्र मोदी झुकने को तैयार नहीं है, तो इसीलिए उनको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब इकोनॉमिक सिचुएशन अमेरिका में इतना गहरा हो गया है, इतना खराब हो गया है, तो किसी भी हालत में वो अमेरिका और रूस को तोड़ना चाहते हैं और डिफीट करना चाहते हैं और उसमें भारत को मानते हैं कि वो वीकेस्ट लिंक है। ईरान के बाद अगर कोई निशाना होता है अमेरिका का, तो भारत है।
तो इसीलिए मैं इसको महत्वपूर्ण चैलेंज मानता हूँ और हमें चौकन्ना होना चाहिए कि अमेरिका क्या करने जा रहा है, क्योंकि मुझे एक पैटर्न नज़र आता रहा है, चाहे ओबामा से लेके ट्रम्प से लेके बाइडेन से लेके उनकी नीति एक ही पॉलिसी है, वो किसी भी तरह भारत को उनके शिकंजे में या पंजे में लेके आए, ट्रैप में लेके आए और हमें कमज़ोर करके इस चीन के खिलाफ इस्तेमाल करे। और जो बांग्लादेश में घटना हुई, आपको बता दूं 1-2 सेंटेंस में कि ये बहुत ही खतरनाक हैं और मैं जो रिपोर्ट्स देख रहा हूँ तो नॉर्थ ईस्ट को अलग-थलग करके चीन के खिलाफ वहां से कुछ जो जो आर्मी है म्यांमार के मिलिट्री junta के खिलाफ जो काम कर रही है, वो 15 प्रोविंसेस में सक्सेसफुल हो गए हैं। वो अपना स्टेट अपना डिक्लेयर करने के लिए तैयार हैं वो। तो ये सब आस-पास में हमारे पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट को अलग-थलग करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं अल-कायदा को किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो लीबिया के खिलाफ हो या सूडान के खिलाफ हो या यमन में, सीरिया में अभी हाल में। ये तख्ता पलटने की ये कोशिश नॉर्थ ईस्ट में भी करेंगे, अगर म्यांमार में वो अपना स्टेट एस्टैब्लिश करते हैं। तो हमें बहुत ही फूँक-फूँक के आगे चलना होगा रिव्यू करना होगा कि हमारे स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस डोमेस्टिकली क्या है, चाहे वो तख्ता पलटना हो एनडीए के गवर्नमेंट का या बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्ट से प्रॉब्लम्स क्रिएट करना हो, रोहिंग्या को प्रॉब्लम्स लेके या म्यांमार के ज़रिए या रूस से हमें अलग-थलग करने की, ये सब खाड़ी के देशों से भी हमें चौकन्ना होना चाहिए यानी कि क्योंकि ये कुल मिलाकर ये पूरी कोशिश अब पूरे विश्व के एक नहीं बल्कि तमाम उन देशों से हो रही है जहां पर भारत नहीं बल्कि मोदी को अलग-थलग करने की एक रणनीति सामने आ रही है पूरे विश्व में। जी, आपने सही एनालाइज़ किया और हमें सभी माइंड्स को इकट्ठा करके एक हाई लेवल पे मीटिंग करके इसको थ्रैश आउट करना है कि हम कहाँ असफल रहे हैं। हमने पूरा प्रयास किया अमेरिका के साथ अच्छे से अच्छे ताल्लुकात करने के, कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और वेस्टर्न यूनियन वेस्ट यूरोप के साथ भी। लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ चुभोते आ रहे हैं और हमें अंडरमाइन करते आ रहे हैं और आखिरकार क्या चाहते हैं ये कि कंप्लीटली हम उनके सामने घुटने टेक दें, जो कि हम किसी हालत में नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए। हम एक इंडिपेंडेंट पावर हैं, हम एक इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन है और हमारे जो एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, वो हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन और हिस्ट्री के तहत होना चाहिए, किसी के दबाव में आके नहीं चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये जो है कंसेंसस डोमेस्टिक चाहिए और रीजनल पॉलिसी फार साइटेड होना चाहिए और खाड़ी के दर्शन से भी हमें चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि खाड़ी के देश के पूरे ये डिक्टेटर्स और किंग्स और सुल्तान जो है अमेरिका जो बोलता है वो सुनते हैं। तो हम उनसे भी चौकन्ना रहना चाहिए जैसा कि बताया था स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं सऊदी अरेबिया और इमारात के। आप जानती हैं कि सऊदी अरेबिया, इमारात तो यमन को खत्म कर दिए, बमबारी करके 10 साल और हम भुगत रहे हैं पायरेसी को पूरे जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। और इसी तरह सीरिया में भी आप 3 टुकड़े कर दिए हैं, एक इज़राइल ले लिया है, एक तुर्की ले लिया है, एक अमेरिका ले लिया है। तो वहाँ से क्या प्रॉब्लम्स होंगे इस्लामिक टेररिज्म या वायलेंस एक्सट्रीमिज्म कैसे उभर के निकलेगी और यही अगर ईरान पे भी करेंगे तो चूंकि हमारा बॉर्डर्स 47 तक थे ईरान के तो ईरान के तालिबान के बाद हमने देखा कश्मीर में कैसा मिलिटेंसी बढ़ी तो ईरान भी अगर टुकड़े टुकड़े हो जाता तो बहुत खतरनाक गंभीर निताज होंगे भारत पे भी तो हमें देखना होगा कि अमेरिका किस हद तक जाके हमें नुकसान पहुंचाता है। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।